नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ में हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। प्रधानमंत्री का कर प्रशासन मजबूत बनाने पर जोर, राजस्व अधिकारियों को कहा लोगों में बढ़ाएं भरोसा, करदाताओं की संख्या दोगुना करने का लक्ष्य। समुद्री आतंकवाद अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा, तटीय राज्यों के मंत्रियों की बैठक में 38 नए रडार लगाने का फैसला, बंदरगाहों की सुरक्षा पर खास जोर। बीजेपी के बाद लेफ्ट समेत 5 दलों के नेता पहुंचे कैराना, बीजेपी पर लगाया मामले को बेवजह तूल देने का आरोप, कहा सर्वदलीय समिति करे जांच। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बड़ी मुठभेड़, 4 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद, 3 दिन में घुसपैठ की दूसरी बड़ी घटना। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का एक और अहम कदम, 22 जून को एक साथ 20 सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी, इसरो प्रमुख किरण कुमार ने राज्यसभा टीवी से की खास मुलाकात। और आइए देखते हैं पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर प्रशासन को बेहतर और कुशल बनाने पर जोर दिया है। कर अधिकारियों के सम्मेलन राजस्व ज्ञान संगम में उन्होंने टैक्स प्रणाली को आसान बनाने की जरूरत बताई, जिससे लोग आसानी से इसे समझ सकें, और करदाताओं के दायरे को दोगुना करने की भी बात कही गई। प्रधानमंत्री ने इसके लिए प्रशासन के 5 स्तंभ, राजस्व, जवाबदेही, ईमानदारी, सूचना और डिजिटलीकरण के अमल पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में 2 दिन के राजस्व ज्ञान संगम सम्मेलन की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कर अधिकारियों से कहा कि वो करदाताओं के बीच भरोसा पैदा कर इसका दायरा बढ़ाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग ईमानदारी से कर चुकाना चाहते हैं और कर विभागों की जिम्मेदारी है कि वो इससे जुड़े कानून को आसान बनाएं। The Honorable Prime Minister suggested that we should raise our sights higher, that we should make it very easy for people to file their taxes, and that we should legitimately aspire to 10 crore taxpayers within our tax base. And this is in the context of having 25 crores or so households in the country out of the 125 crore people that we had. इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कर प्रशासन को बेहतर और कुशल बनाएं, जिससे करदाताओं के भीतर से प्रताड़ित किए जाने का डर दूर हो सके। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को प्रशासन के 5 स्तंभों के अमल पर जोर दिया। We need to focus R on revenue, A on accountability, P on probity, I on information, and D on digitization. वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रत्यक्ष करों के जरिए 7,97,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सरकार को पहले 10 महीनों में 5,20,000 करोड़ रुपए ही मिल सके। ये लक्ष्य 2014-15 के मुकाबले 26.5% ज्यादा है। अभी देश में केवल 4% लोग ही कर अदा करते हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश करदाताओं की मौजूदा संख्या को 10 करोड़ करने की है। फिलहाल करीब 5.5 करोड़ लोग टैक्स अदा करते हैं। भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात 16.6% है, जो कई विकासशील देशों से काफी कम है। सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरवी ईश्वर की अध्यक्षता में गठित की है, जो टैक्स नियमों के सरलीकरण के लिए सुझाव दे रही है। सरल टैक्स लॉज न सिर्फ टैक्स लिटिगेशन कम करेंगे, बल्कि टैक्स कलेक्शन को भी बढ़ावा देंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन अनिर्बान के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस अहम मसले पर और बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में अंशु वत्स हैं, वरिष्ठ संपादक हैं द इकोनॉमिक टाइम्स से। अंशु, स्वागत है आपका। तमाम बातें आज जो हुई हैं उसमें जो अहम पॉइंट्स मैं उन पर चाहूँगा आपका रिएक्शन। तो पहली एक बड़ी बात उन्होंने कही, जो फोकस मैं कहूँ था कि जैसे ही टैक्स कलेक्टर की बात आती है, एक डर, एक फियर फैक्टर दिखता है आम आदमी के बीच में, यानी कि एक अविश्वास है, उसको पाटने की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं। क्या कितनी सच्चाई और किस तरीके से हो सकता है? फिर देखिए, ये तो फैक्ट है कि आम आदमी किसी भी अथॉरिटी को, और ख़ास करके इनकम टैक्स और पुलिस को, एक भय की भावना से देखता है। और मैं आपको एक अपने ऑर्गेनाइजेशन का इंसिडेंट बता देता हूँ। कई साल पहले एक इनकम टैक्स ऑफिसर को कोई स्टॉक एक्सचेंज की शेयर प्राइस चाहिए थी, तो उन्होंने एक संपादक को नोटिस भेज दिया कि अंडर दिस सेक्शन यू प्लीज़ अपीयर इन माय ऑफिस एट 5 PM विद दिस डेटा।
जबकि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक तरफ इनडायरेक्ट टैक्स में तो बहुत बड़ा सुधार आ रहा है जहाँ आप जीएसटी ला रहे हैं, दूसरा है डायरेक्ट टैक्स। और जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो प्रोग्रेसिव इकोनॉमीज़ हैं, उसमें डायरेक्ट टैक्स पे बहुत फोकस होता है, क्योंकि उससे गरीब से आप पैसा नहीं लेते, इनडायरेक्ट टैक्स में आप बराबर सबसे लेते हैं। बिल्कुल। तो डायरेक्ट टैक्स में जितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है, जिसके दो मुख्य मुद्दे हैं। एक तो आपकी परसेप्शन कैसी है टैक्स पेयर में, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि अगर टैक्स ऑफिसर से इंटरैक्ट कर रहे हैं तो बहुत गड़बड़ है, कुछ भी हो सकता है, क्या कर लेगा। और दूसरा है, उसमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। तो ये जो इनिशिएटिव है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पीएम लेवल से, और वो डायरेक्टली टैक्स ऑफिशियल से बात कर रहे थे, मतलब कि सीधे सीधे दिशा दी जा रही है पीएम लेवल हाँ, से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको टैक्स सुधार करना है, आपको कलेक्शन बढ़ानी है, और लोगों की कोऑपरेशन चाहिए। बिना लोगों की कोऑपरेशन के आप इसमें ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। और दूसरा जो पॉइंट उनका, अगर 10 करोड़ टैक्स पेयर जो स्लैब उसको ले जाने की, जो फिलहाल मैं जहाँ तक जानकारी देख रहा हूँ करीब 5.4 करोड़ के आसपास दिखते हैं, 4-3 करोड़ यानी करीब 5.5 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा है। कैसे 10 करोड़ तक हो सकता है, जो एक दिशा जिसकी बात हो रही है? देखिए, एक तो है अगर लोगों से ये डर चला जाए, कई लोगों के दिमाग में ये है कि आप टैक्स एक बार देंगे तो फिर आपको एक पैन नंबर मिल जाएगा, आप उनके रिकॉर्ड में आ जाएंगे और फिर वो आपको परेशान किया जाएगा। एक बार उनको आप कन्विंस कर दें कि कोई परेशानी की बात नहीं है, आप अगर ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं तो आप एक रिस्पेक्टेड सिटीजन हैं, आपको हरास नहीं किया जाएगा। तो कई लोग तो वॉलंटरी आ सकते हैं, जो इस कंट्री में डेमोन्स्ट्रेट हुआ है, जैसे लोगों ने वॉलंटरीली एलपीजी सब्सिडी गिव अप की है, और कई लोगों ने की है। एक ये है, और दूसरा, अगर मॉनिटरिंग ठीक से की जाए, जैसे पहले कुछ स्कीम्स थी कि अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, कई चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको टैक्स के दायरे में आते हैं। टैक्स के दायरे में आपको कोई स्टेटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि 5 करोड़ 125 करोड़ के देश में एक बहुत ही ज़्यादा छोटी, ये डिजिट जो बहुत छोटा है। हाँ, क्यों, इसीलिए पूरा डिपेंडेंस रेवेन्यू के लिए इनडायरेक्ट टैक्स पे हो जाती है, जो सोशली ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स एक बहुत फेयर टैक्स है कि जितना ज़्यादा आपका इनकम है उतना आपका टैक्स होगा, और इनडायरेक्ट टैक्स से चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। तो ये जो 5 करोड़ है, ये बहुत ही आर्टिफिशियली लो है, उसको किसी भी तरह बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, जितने लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, जिस तरह फ्लैट्स की बुकिंग होती है, तो वो इनकम से ही होती है लोगों की, और उनको किसी भी तरह टैक्स में लाना ज़रूरी है। हिमांशु, क्या ये भी कहा जाए कि ये इशारा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दायरा, यानी कि नए क्षेत्रों को इसमें जोड़ने की ऐसे देख रहे हैं, कृषि सेक्टर हैं, दूसरे ऐसे सेक्टर हैं, क्या आप इसको मानते हैं कि इस तरफ बढ़ सकते हैं? देखिए, इन द लॉन्ग टर्म आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद इस डायरेक्शन में बढ़ेगी, लेकिन अभी जितने ऑलरेडी टैक्स क्षेत्र हैं, उसी में डबल या 4 टाइम्स करने का स्कोप है। कई बिजनेसमैन हैं, शॉपकीपर्स हैं, जो अभी इनकम इतना डिक्लेयर करते ही नहीं है और बोलते हैं हम टैक्स नेट में नहीं आते, जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं। और मुझे लगता है एक बार जीएसटी आ जाएगा, जब उनकी वहाँ कंप्लायंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आई थिंक उनको यहाँ भी टैक्स डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स इवेड नहीं कर पा रहे तो आपको वो इनकम शो करना पड़ेगा। तो जहाँ तक कृषि का सवाल है, वो एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशू है इस देश में, क्योंकि हिस्टोरिकली चाहे मुगल पीरियड हो, ब्रिटिश पीरियड हो, फार्मर्स को स्क्वीज़ करके रेवेन्यू कलेक्ट करना एक ऑपरेसिव रेजीम की निशानी थी। तो इंडिपेंडेंस के बाद से ये फैसला है कि हम किसानों को इस तरह स्क्वीज़ नहीं करेंगे। तो इसको चेंज करना थोड़ा कठिन है, लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि कोई बहुत ही अमीर आदमी है और वो भी कुछ एग्रीकल्चर इनकम दिखा रहा है और बोल रहा है उस पर टैक्स नहीं है। क्योंकि लास्ट ईयर कई बार देखा कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा जो लोग दिखे वो एग्रीकल्चर इनकम जिन्होंने शो किया, बहुत बड़े बड़े लोग थे ऐसे। हाँ, तो उन पे कुछ टैक्स चेंजेस होना संभव है, लेकिन ओवरऑल एक किसान को से टैक्स मांगना मुझे नहीं लगता। एक आखिरी सवाल हिमांशु, दुनिया के अलग अलग देशों में जो आपने डिजिट की बात कही कि 5.5 करोड़ के आसपास बहुत छोटी छोटी जनसंख्या है, लेकिन वहाँ पर मैंने देखा, उनके आंकड़े देखे तो हमारे देश से टैक्स कलेक्शन कई गुना ज़्यादा है। कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं और किस दिशा में हमें बढ़ना चाहिए था? ये एक तो एनफोर्समेंट ठीक से नहीं हुआ है, और ये गवर्नेंस इशू भी है। इस पे अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर सही इनिशिएटिव लेता कि ये हमको ठीक करना है। बीच बीच में स्टेटमेंट्स आए हैं कि भाई हमारा इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है रेवेन्यू, इनडायरेक्ट टैक्स पे, और डायरेक्ट टैक्स बहुत कम है।
इसको एक मिशन मोड पे, पीएम लेवल पे एक सीरियस मिशन बनाने का काम अभी तक इस देश में नहीं हुआ है। और उसके बाद होता है एक सिस्टम चल गया कि भाई इंडिया ऐसे ही चलता है, आप एक्साइज कस्टम से कलेक्ट कर लीजिए, डायरेक्ट टैक्स ज़रा मुश्किल है। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स इन्फोर्समेंट में एक और चीज़ होती है कि आदमी को डायरेक्टली लगता है कि मेरे हाथ से पैसा सरकार को जा रहा है। जबकि आप एक कार खरीदते हैं या माचिस खरीदते हैं या प्लेट खरीदते हैं, आपको लगता है कि भाई ये चीज़ मेरे पास आ रही है, मैं पैसा दे रहा हूँ, विदाउट रियलाइजिंग कि इतना इसमें टैक्स जा रहा है। तो ये एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना, और ये कभी प्रायोरिटी रहा नहीं कि डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाना चाहिए। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये बैठक की है 2 दिन की, और शायद इसीलिए इसको अब मैं कहूँ कि मेन एजेंडे पे शामिल करने की कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पर बातचीत के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। दो राह समय के रथ को घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राजनीतिक मूल्यों में गिरावट, बिखरता सामाजिक ताना बाना, गुम होते सरोकार और भागम भाग भरी जिंदगी जब घने अंधेरे की उदासी में ले जाती है, तो दिनकर का प्रकाश उसे उम्मीद के उजाले से भर देता है। विरासत में इस बार जोश और जज्बे के शानदार कवि रामधारी सिंह दिनकर, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। वामदलों समेत 5 राजनीतिक पार्टियों ने कैराना पलायन मामले की सर्वदलीय समिति बनाकर जांच कराने की मांग की है। कैराना पहुंची टीम में जेडीयू, आरजेडी और एनसीपी के नेता शामिल हैं। नेताओं ने स्थानीय लोगों से बात की और इलाके से पलायन की वजह जानने की कोशिश की। साथ ही इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने के लिए बीजेपी की आलोचना भी की। पलायन मामले की पड़ताल के लिए बीजेपी के बाद अब वामदल, जेडीयू और एनसीपी समेत 5 दलों की टीम गुरुवार को कैराना पहुंची। टीम ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि लोगों ने बेहतर सुविधाओं और रोजगार के लिए पलायन किया है। There are people here who have genuine issues. As Tyagi ji has pointed out, they are talking about school, they are talking about health care, they are talking about industry, they are talking about jobs, and they are not finding solution. 5 दलों की टीम ने बीजेपी पर इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया। लोग जा रहे हैं, एक्सटॉर्शनिस्ट के लिए जा रहे हैं, दिस इज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। उसका फिर हिंदू मुसलमान नहीं होता है। तो जो सत्ता में देश में है, वो क्यों इस सवाल को हिंदू मुस्लिम इशू में करना चाहते हैं? केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी सांसद हुकुम सिंह और प्रशासन की रिपोर्ट में विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए सरकार सर्वदलीय समिति बनाने जा रही है। We leave it to the Prime Minister. We don't believe Hukum Singh. We don't believe District Magistrate. That there be a free and fair inquiry headed by any jurist, a member of the Parliament consisting all the political parties. इससे पहले बुधवार को बीजेपी की टीम ने कैराना दौरा किया। केंद्र सरकार ने भी इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। वहीं राज्य सरकार ने खराब कानून व्यवस्था के आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर इशरत जहां मामले में गुमराह करने और दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। गृह मंत्रालय से गुम हुई फाइल पर आई एक रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी ने कहा है कि फाइलों के साथ छेड़छाड़ हुई है। वहीं सरकार ने इस मामले में साजिश का आरोप लगाया। इशरत जहां केस की गुम हुई फाइलों के मामले में एक अखबार के खुलासे के बाद जांच अधिकारी बीके प्रसाद सवालों के घेरे में आ गए हैं। इसके बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर इस मामले में गुमराह करने और दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। इस सरकार का प्रयास लोगों को गफलत में डालना, असली मुद्दे से ध्यान हटाना, कानूनी प्रक्रिया को कमजोर करना और दोषी और आरोपियों को बचाना। इस विवाद में घिरे पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि एनडीए सरकार इस मामले में दायर 2 हलफनामों को लेकर फर्जी विवाद पैदा कर रही है। कांग्रेस ने इशरत जहां केस की फाइलों के गुम होने पर सवाल उठाया है और फाइलों में छेड़छाड़ की आशंका जताई है। 2009 के पत्राचार का 2015 में और 2016 में ये कहना कि वो मिल नहीं रहे,
कभी इस तरह की बात सुनी नहीं। इससे एक ही बात स्पष्ट होती है कि जानबूझ के इन्होंने छेड़खानी करी है फाइल के साथ। इधर गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बी.के. प्रसाद ने गुम हुई फाइलों के मामले में बुधवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। चिदम्बरम साहब और यूपीए के समय में जिस इंटेंशन से उन्होंने इजरत जहान जो एक आतंकवादी थी उनको क्लीन चिट देने का जो काम किया, वो कागज जो गायब है उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए मिला नहीं है। प्रसाद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है और किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश करने से इनकार किया है। गृह मंत्रालय ने इशरत जहां मामले से जुड़ी गुम फाइलों की जांच के लिए एक सदस्यीय जांच समिति बनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने माना है कि समुद्री सुरक्षा में खामियां हैं जिन्हें दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। मुंबई में तटीय राज्यों के साथ बैठक में सभी बंदरगाहों की सुरक्षा की समीक्षा की जोर दिया गया और उन्होंने राज्यों से इस मसले पर सुझाव भी मांगे। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह मंत्रियों, मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक की। राजनाथ सिंह ने समुद्री रास्तों से होने वाली आतंकी घुसपैठ को बड़ी चुनौती बताते हुए इसे अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि सरकार तमाम बड़े और छोटे बंदरगाहों की सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त करना चाहती है, जिसके लिए सभी जगहों पर ऑडिट का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार की हमारी या कोस्टल सिक्योरिटी फुल प्रूफ होनी चाहिए, उस प्रकार की अभी हमारी कोस्टल सिक्योरिटी फुल प्रूफ नहीं है। और जैसा कि आप सभी लोग परिचित हैं कि देश की यह कोस्ट लाइन लगभग 7,516 किलोमीटर की है और यह 9 स्टेट्स आते हैं, 4 हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। गृह मंत्री ने कहा कि 1993 में रायगढ़ में तस्करी के जरिए विस्फोटक सामग्री पहुंची थी, जिसने तटीय सुरक्षा की खामियों को उजागर किया था। इसके बाद 2008 में मुंबई हमले के गुनहगारों ने अपने इरादों को अंजाम देने के लिए समुद्र का रास्ता चुना। राजनाथ सिंह ने बताया कि गृह मंत्रालय ने तटीय सुरक्षा योजना यानी CSS के तीसरे चरण की तैयारी कर ली है। सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ही नहीं करना चाहती है, मैं समझता हूं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी चाहते हैं कि कोस्टल सिक्योरिटी फुल प्रूफ होनी चाहिए। इसलिए कोस्टल सिक्योरिटी में जो विजिबल गैप्स हैं उनको भरने के लिए आप सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। कोस्टल सिक्योरिटी के काम में लगी सभी एजेंसीज के बीच बेहतर तालमेल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार प्रयत्न कर रही है। समुद्री तटों की सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए सरकार स्वचालित पहचान प्रणाली यानी AIS भी बना रही है। साथ ही रडार से गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा निगरानी के काम में मछुआरों की भूमिका को बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के चांदनी चौक से विधायक अलका लांबा को पार्टी लाइन से हटकर बयान देना महंगा पड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने अलका लांबा को प्रवक्ता पद से हटा दिया है। अलका लांबा ने बीते दिनों परिवहन मंत्री के इस्तीफे को लेकर बयान दिया था। देखिए, ये सरकार ने एक उदाहरण पेश किया है। गोपाल राय जी ने अगर अपनी परिवहन की जिम्मेदारी छोड़ी है और उन्हें सरकार ने सत्येंद्र जैन जी को अगर आज सौंपा है, तो ये दिखाता है कि ये जांच जो है वो पूरी तरह से निष्पक्ष हो। अलका लांबा को पार्टी लाइन से इतर जाकर बयान देना भारी पड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने उनकी प्रवक्ता पद से छुट्टी कर दी है। उन्होंने गोपाल राय के इस्तीफे को बस घोटाले से जोड़ दिया था, जिसके बाद पार्टी ने उनके खिलाफ ये कार्रवाई की। आम आदमी पार्टी ने इसे अंदरूनी मामला बताते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं अलका लांबा ने कहा कि वो फैसले का सम्मान करती हैं। मैं कहती हूँ एक अनुशासित सिपाही की तरह हर कोई कार्यकर्ता कहता है, मैं भी कह रही हूँ और दोहराती रहूंगी, पार्टी के साथ बंधे हैं, पार्टी के अनुशासन के साथ बंधे हैं, पार्टी का जो भी फैसला होगा सर आंखों पर मंजूर होगा। इस मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए। आप पार्टी के अंदर उन्होंने विधायक को सस्पेंड करना कोई पहला ऐसा नहीं है। इससे पहले उन्होंने अपने आंतरिक लोकपाल को ही सस्पेंड कर दिया। इससे पहले उन्होंने अपने ही पार्टी के जो फाउंडर मेंबर्स प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, अनंत कुमार, उसी को निकाल दिया। अलका लांबा के मुंह से वो गलती से सही बात निकल गई तो अरविंद केजरीवाल ने उनको हटा दिया। यही हुआ प्रशांत भूषण जी के साथ, यही हुआ योगेंद्र जी के साथ, और यही हर उस व्यक्ति के साथ होगा जो अरविंद केजरीवाल की
बेईमानियों को, उनकी गंदगियों को उजागर करेगा। दिल्ली सरकार की प्रीमियम बस सर्विस योजना में भ्रष्टाचार का मामला आने के बाद गोपाल राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उन्होंने खराब सेहत को इसका कारण बताया था। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने वाटर टैंकर घोटाले से जुड़ी केजरीवाल सरकार की शिकायत अपराध निरोधक शाखा को भेज दी है। आम आदमी पार्टी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर वाटर टैंकर घोटाले का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी। इसके अलावा शीला सरकार के दौरान पानी के स्टील टैंकर किराए पर लेने में गड़बड़ी का पता लगाने के लिए कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 400 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की बात कही थी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। गुरुवार सुबह नियंत्रण रेखा के पास सेना के जवानों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। इस मुठभेड़ में सेना ने 4 आतंकियों को भी मार गिराया। सेना ने इलाके में आतंकी घुसपैठ की सूचना मिलने पर तलाशी अभियान चलाया था। बीते 3 दिनों में घुसपैठ की यह दूसरी बड़ी घटना है। वहीं दूसरी ओर माछिल इलाके में सेना भी तलाशी अभियान चला रही है। यहाँ बुधवार को हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया था, जबकि 4 जवान घायल हुए थे। असम के मोरीगांव जिले में दिमागी बुखार और डेंगू से पिछले 2 दिन में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 से ज़्यादा लोग बीमार हैं। मरने वालों में 3 बुजुर्ग और 1 बच्चा शामिल है। जिले के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक बीते 2 दिन में कई नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग हालात पर नजर रखे हुए है। सूखे पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी सिर्फ कागजों पर ही है। केंद्र और राज्य सरकारें सूखा पीड़ित इलाकों को लेकर लापरवाही बरत रही हैं। ये दावा है स्वराज अभियान के संयोजक योगेंद्र यादव और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं का। सामाजिक संगठनों का आरोप है कि सूखे की मार झेल रहे राज्यों की मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन केंद्र से राहत में देरी के चलते अभी भी पीड़ितों तक मदद नहीं पहुंच पाई है। जनवरी से मई तक कोर्ट ने 14 बार उस केस की हियरिंग की, 40 घंटे उस पर चर्चा हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया कि इतने बड़े जजमेंट को 1 महीना बीत गया है और अब भी जमीन पर लगभग कुछ भी नहीं हुआ है। जो कुछ चल रहा है वो बिजनेस एज यूजुअल, कोई भाग दौड़ कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा सरकार की ओर से। जन संगठनों के नेताओं ने माना कि सूखा पीड़ित इलाकों में किसान बेहाल हैं, न उनको राहत मिल रही है और न बैंक कर्ज दे रहे हैं। मनरेगा के मजदूरों को मेहनताना नहीं मिल रहा है। कई इलाकों में लोग भूखमरी के कगार पर हैं और गांवों से पलायन हो रहा है। I want to start by saying that I find the response of both the central and the state governments to the drought one of extraordinary absence of compassion, urgency and accountability to a level that I have not seen. सुप्रीम कोर्ट ने सूखे पर गंभीरता दिखाते हुए केंद्र सरकार को मई में राहत पहुंचाने का आदेश दिया था। इसमें मनरेगा की राशि जारी करने, बिना राशन कार्ड के खाद्यान्न देने और छुट्टियों के दौरान स्कूलों में मिड डे मील समेत कई उपाय लागू करने का आदेश दिया गया था। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद यानी इसरो इतिहास रचने से एक कदम दूर है। इसरो 22 जून को सुबह करीब 8:30 बजे एक साथ 20 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इनमें अमेरिका के 13 सैटेलाइट, जर्मनी, इंडोनेशिया और कनाडा के सैटेलाइट भी शामिल हैं। 20 उपग्रहों में से 3 भारतीय हैं और बाकी वाणिज्यिक। इनमें से 2 सैटेलाइट सत्यभामा और पुणे यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बनाए हैं। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर A.S. किरण कुमार ने ये जानकारी राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम यूरेका में दी। This time actually you mentioned 22. While the target was 22, 2 of the satellites from one of the customers last minute they had to drop out because certain tests which they were doing they did not succeed in that, so they have to, we will be giving an opportunity in a later launch. So this time it's going to become 20 satellites. 20 satellites at instead one. of 22. I mean, yeah. Even then we have our own prime satellite, a Cartosat 2 series satellite. Then 2 of our Indian university satellites, Satyabama and Pune University.
then a number of mini satellites, nano satellites, and micro satellites. That's what we are doing. I think this time we are going to launch about 13 satellites of US and Germany, Indonesia, Canada. So it's not just one country, but it's multiple countries. See, so far we have done about 21 countries. For different 21 countries, we have launched the satellites. 57 is our last number. With this, it will become 57 plus another 17. और इसरो चेयरमैन डॉक्टर किरण कुमार का ये इंटरव्यू आप देख सकते हैं हमारे खास कार्यक्रम यूरेका में शनिवार शाम 4 बजे। और खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी और अहम खबरों के साथ। नमस्कार। बिहार टॉपर मामले में जेडीयू ने पूर्व पार्टी विधायक उषा सिन्हा को पार्टी से निकाल दिया है। उधर एसआईटी ने वैशाली में आरोपी बच्चा राय के घर छापेमारी कर 20 लाख का सोना और 1,32,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। केरल में दलित लड़की से रेप और हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने इस बात की पुष्टि की है। केरल के पेरम्बलूर में लॉ की 30 वर्षीय छात्रा की 28 अप्रैल को बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। सीबीआई कोर्ट ने नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में वीरेंद्र तावड़े की पुलिस हिरासत अवधि 20 जून तक बढ़ा दी है। सीबीआई ने तावड़े को हाल ही में पुणे से गिरफ्तार किया था। कांग्रेस महिला मोर्चा ने सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि बढ़ती महंगाई की वजह से गरीब की थाली खाली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनसीपी नेता छगन भुजबल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। फिलहाल भुजबल महाराष्ट्र की जेल में बंद हैं। आंध्र प्रदेश के आदिवासी इलाके पडेरू में आईपीएस अधिकारी और सहायक पुलिस अधीक्षक के शशि कुमार की दफ्तर में अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर की गोली लगने से मौत हो गई। शशि 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और पडेरू में 6 महीने पहले एएसपी का उन्होंने पदभार संभाला था। श्रीलंकाई नौसेना ने 3 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। इन मछुआरों को तमिलनाडु में पुदुकोट्टई से पकड़ा गया है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर मछुआरों को पकड़े जाने का मुद्दा उन्होंने उठाया था। गुरुवार को गुजरात के साणंद में टाटा नैनो के प्लांट में भीषण आग लग गई। आग प्लांट की फूड सप्लाई यूनिट में लगी। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। भारतीय मूल के अभय पटेल ने लुइसियाना से अमेरिकी सीनेट के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। अभय पटेल पेशे से अर्थशास्त्री हैं और न्यू ऑरलियंस बिजनेस अलायंस में उपाध्यक्ष के पद पर तैनात हैं। आईएस ने बांग्लादेश में रामकृष्णा मिशन ढाका संस्था के हिंदू पुजारी को जान से मारने की धमकी दी है। बुधवार शाम अधिकारियों को आईएस का धमकी भरा पत्र मिला, जिसके बाद रामकृष्णा मिशन ढाका के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई।